नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। बहुत डिस्टर्बेंस है यार तुम्हारा। चलो जी, हम चालू कर देते हैं। मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी जी। सर। हाँ, ठीक है। अभी है ना छोटा-सा। मैंने एक्चुअली, मेरा एक मराठी फ्रेंड था, तो उनसे बहुत साल पहले मैं मुंबई में जब काम करता था ना, वहाँ पे तो उन्होंने बताया मुझे एक छोटा-सा स्टोरी। हर मराठी को पता है ये, आप लोगों को भी शायद पता होगा। मगर मेरा वो मानना है कि ये स्टोरी है ना, हर इंसान को सुनना चाहिए एक बार। एटलीस्ट सुन के आप फॉलो हो जाओ और ना हो जाओ, एक बार तो सुनना ही चाहिए। वो स्टोरी ऐसा था, एक महाराजा पुराना टाइम पे था। उन्होंने सबसे पूछा कि उनका उनके लिए गिफ्ट्स, जो अच्छा गिफ्ट देंगे उनको बहुत तो बड़ा वो दे देंगे, सम्मान करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, तो अच्छा है ना। तो ऐसे करके, गुड इवनिंग, ऐसे करके राजा गुड ने, इवनिंग गुरुजी। हाँ, राजा ने ऐसे बोल दिया कि दंडोरा लगा दिया। हर गांव में जाके बोल दिया कि महाराजा का कल जन्मदिन है, कुछ भी एक फंक्शन है, कि महाराजा को जो अच्छा गिफ्ट देंगे उनको सम्मान वगैरह हो जाएगा। तो बहुत लोग बड़े बड़े गिफ्ट्स वगैरह दे दिए। तो ये एक नॉर्मल ब्राह्मण, उन्होंने एक रिंग लेके गया था। वो अक्सर सिनेमा में ऐसे होता है ना, मूवीज में, कि जो छोटा सा पैदा दिखता है वो भी बहुत बड़ा हीरो बन जाता है। तो ऐसे ही एक हमारा स्टोरी में भी एक नॉर्मल पंडित है, उन्होंने एक रिंग लेके गया। और रिंग है ना, ओपनिंग वाला है, ऐसे ओपन कर सकते हो, उसमें कुछ एक मैसेज रखा उन्होंने। राजा को बोल दिया, राजा ने देख लिया कि बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स आ गया उसके सामने, तो ये बहुत छोटा है। फिर भी उन्होंने, एक बहुत बड़ा पंडित आ गया, एक अच्छा ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण है, तो उनके लिए ले लिया, एक्सेप्ट करके उन्होंने पहन लिया। उनको राजा को बोला बोला उन्होंने कि जब भी बहुत अर्जेंट या रिक्वायरमेंट होता है उसी टाइम पे ये खोल के देख लेना, तब तक नहीं है। तो उन्होंने पहन लिया और भूल ही गया उसके बारे में। कुछ साल के बाद क्या हुआ कि उनका अपोजिट में कोई युद्ध हुआ, कोई एनिमी आ गया कि तो इस राज्य में युद्ध वो कर दिया, घोषित कर दिया। तो वो एक्चुअली इनके साथ फाइटिंग हुआ। फाइटिंग हो गई तो इस राजा हार गया उसमें। हार हार गया तो अब एनिमी क्या किया कि तो उनको पकड़ के मार डालो। तो वो उससे बच के भाग जाता है ये। भाग के है ना, पहाड़ों पे इधर उधर पूरा जंगल में भाग भाग के एक गुफा, पीछे से आ रहे लोग एनिमीज, तो एक गुफा देख के गुफा के अंदर घुस जाता है। तो घुस जाता है, थोड़ी देर ऐसा रहता है, तो थोड़ी देर में आवाज़ आता है कि वो क्यों भी एनिमी का जो हॉर्सेस है ना, उसका आवाज़ आती है, टक 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 का जो आवाज़ ज़्यादा ज़्यादा हो रहा है का मतलब नज़दीक आ रहे हैं, तो उनका टेंशन बढ़ जाता है। इसी टाइम पे क्या करना है समझ में नहीं आता। इसी टाइम पे उनका है ना, गुफा के अंदर ऊपर बाहर से सूर्य का एक रेस आ जाता है, सन रेस आके उस रिंग पे लगती है और चमकती है। चमकते ही उन्होंने क्या किया, एक बार खोल दिया, राजा ने खोल के वहाँ पे चेक कर लेता है, देख लेता है। देखते उसमें लिखा हुआ है, ये भी निकल जाएगा। सिर्फ पंडित जी ने लिखा है, ये भी निकल जाएगा। तो वो पकड़ के चुप हो गया था, वहाँ पे बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वो एनिमीज इनको ये ढूंढा, नहीं मिला, वो चले गए। जाने के बाद ये वहाँ से बच के निकला, एक दूसरा गांव में, नज़दीक गांव में चला गया। वहाँ पे दोबारा इनका पूरा बटालियन पूरा रेडी कर दिया। रेडी करके कुछ साल के बाद वंस अगेन ही फॉट अगेंस्ट दैट एनिमी। तो उनके अगेंस्ट दोबारा चला गया, उस राजा के अगेंस्ट जाके उनके साथ फाइट किया, फाइट करके जीत गया। जीत के दोबारा वो आ गया, त्योहार का माहौल हो गया कि पुराना राजा वापस आ गया। तो सब लोग चिल्लाने लग गए, उनको गजारोहण करवा दिया, तो एलिफेंट के ऊपर बिठा दिया। वो खुशी खुशी में सब लोग थे, वो जा रहे थे। जाने के टाइम पे अचानक दोबारा सनराइज उस रिंग पे लगता है, जम के वो चमकती है। तो वो रिंग दोबारा खोलता है, इतना खुशी का मूड है ना, एकदम बंद हो जाता है। तो वहाँ पे लिखा है दोबारा वही सेंटेंस है सेम, ये भी निकल जाएगा। लाइफ में हर सिचुएशन निकल ही जाएगा। ना खुश है, ना सुख है, ना दुख है, वो आता है,
चले जाता है। ये तो 100% एवरी पर्सन को माइंड में रखने का है। कोई भी परमानेंट, नथिंग इज़ परमानेंट एक्सेप्ट द चेंज। चेंज इज़ ऑलवेज़ परमानेंट, चेंज होता रहती है, वो परमानेंटली चेंज होती रहती है। तो चेंज, नथिंग इज़ परमानेंट एक्सेप्ट द चेंज। तो इसलिए है ना, एक्चुअली मेरे मैं भी बहुत कुंडलियाँ बहुत देखा कि आजकल तो देखना क्यों बंद कर दी, इसीलिए कि हर बंदा जो भी आता है कुंडली लेके, मेरे पैसे कब आएगा, मुझे जॉब कब निकलेगा, मैं बहुत प्रॉब्लम्स में हूँ, तो इसको कैसे रेमेडीज है। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया कि मैंने कहते रेमेडीज का ना थोड़ा सा मैं अगेंस्ट हूँ, क्योंकि रेमेडीज अगर कर दिया ना, प्रारब्ध का फल आप जी नहीं पाओगे, वो फल का प्रायश्चित नहीं हो पाएगा। तो वो दोबारा आपको चिपक कर नेक्स्ट जन्म में आ जाता है। जैसे वो है ना, आज मैंने उस दिन पे भी बोला था कि लोन वाला हो जाता है। आज लोन रिकवरी वाला एजेंट आता है, आप चुप जाओगे, तो नेक्स्ट टाइम 1 साल के बाद मिलता है तो उसका ब्याज भी लगता है ना। आज ही क्लियर कर दिया तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता है। ऐसा सिचुएशंस होता है। इसलिए कि तो मैंने बहुत देखा, मगर कोई भी अभी तक मुझे ये नहीं पूछा कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे। मैं ऑलरेडी D2 के बारे में हम बात कर रहे थे, D2 में पता चल जाता है ना। 1 सेकंड, ये इसलिए बता रहा हूँ मैं कि आज किसी ने बहुत साल के बाद किसी ने मुझे पूछा था कि मैं क्यों आया हूँ, थोड़ा सा बता दो। मेरे बहुत प्रॉब्लम्स है, अ, क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली मेरा मकसद क्या है मैं आने का, तो बहुत अच्छा लगा सुनते ही। उनका तो जॉब मिल जाएगा। तो हमें भी है ना कि सुख-दुःख तो आते रहते हैं। D2 के हिसाब से आप चेक कर लो, क्यों आया आपको पता चल गया अभी तक। उसी हिसाब से आप उसी रास्ता में चलते रहिएगा, और हम चलते हैं अपने क्लास में अभी। दिख रहे हैं ना? जी गुरुजी। हाँ, चलो D4 चार्ट के बारे में बात कर रहे थे हम। D2, D3, D2 में हमने पता कर लिया कि बंदा क्यों आया, हम क्यों आए। D3 में सिबलिंग्स कैसे हैं, और D4 में भी ये बिल्डिंग्स वगैरह प्रॉपर्टी का बात करती है। तो ऑलरेडी हमने इसके इंट्रोडक्शन ले लिया, तो फिर भी एक बार ले लेते हैं। इसका कारक है कुछ हो जाता है, और कुछ का शुभ दृष्टि वगैरह होती है तो लैंड्स प्रॉपर्टीज ज़्यादा होता है। केतु का शुभ दृष्टि होता है, बिल्डिंग्स ज़्यादा आता है। और शनि इनका शत्रु है, कुछ का शत्रु है। यहाँ पे लैंड्स, अगर इनका दृष्टि शनि का दृष्टि हो जाती है तो लैंड्स पर डिस्टर्बेंसेस आ जाती है। तो ये यहाँ पे ये भी 3 पॉइंट लिखा है कि मारक स्थान जो होता है 2-7 का, इसका फोर्थ हाउस जो D4 के बात कर रहे हैं, फोर्थ हाउस पे इनका दृष्टि हो जाता है तो वहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन होने का संभावना है। और जब भी हम D4 का देखते हैं, वो प्रॉपर्टी मतलब पैसे का रिलेटेड हो जाता है, वो वेल्थ भाव, दूसरी भाव को भी हम उसके साथ मिलाते हैं। दूसरी और फोर्थ भाव का कनेक्शन जो भी है वो चेक कर लेते हैं। वो दोनों सही है तो आपका प्रॉपर्टी के फोर्थ भाव के वजह से आप प्रॉपर्टी के वजह से वेल्थ ले सकते हो। प्रॉपर्टी की वजह से वेल्थ कैसे लेते हैं, आपके पास बहुत सारे बिल्डिंग्स होंगे, वहाँ पे रेंट पैसे आ जाता है। और फोर्थ अगर चर राशि है वो शुभ है, और बहुत सारे हाउसेस होता है। ये बेसिक थिंग्स है। एक तो ले लिया, फिर दूसरा का इसमें ले चेक कर लेते हैं। तो हमने ये चार्ट लगाने के लिए पहले बोल दिया लग्न कौन है। लग्न तो फर्स्ट में ही हो जाता है, ये नक्षत्र लॉर्ड छोड़ दो, और आला लिखा है राशि का लॉर्ड है, यहाँ पे लॉर्ड कल बोल दिया, वो ऐसा पड़ा रहा। मेरे पास टाइम नहीं था ये सारी चेंज करने के लिए। लग्न फर्स्ट में था, तो इसका फर्स्ट ये, इसका ना फर्स्ट का D1 का, ये व्हाइट वाला D1 का है, ये येलो वाला D4 का है। तो भाव फर्स्ट में ये 12वीं राशि है, 12वीं राशि का अधिपति गुरु है, और ये गुरु कहाँ पे पड़ा है, 7वीं में बैठा है। 7वीं है, लग्न है, 7 में लग्नाधिपति 7 में है। उसका ये 6वीं कन्या राशि है, कन्या राशि का अधिपति बुध है। भाव कारक भाव हमारा 4 है। 4 में तीसरा कहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे तीसरा है, ये इसका बुध है अधिपति। और कार्येश कुज है, ये पे कहाँ पे है, 9th हाउस में पड़ा है। 9th हाउस वृश्चिक राशि है, उसका अधिपति कुज है।
और इस हिसाब से ये तो बनाना आ गया होगा, तो वो ले लीजिए, ये भी भाव वगैरह है, ये तो आप टाइम ऐसे चलता रहता है। यहाँ पे अगर एनालिसिस में आ जाते हैं इस चार्ट को, यहाँ पे D1 अगर देखें तो कभी भी अब याद रखिएगा कि कभी भी एक पार्ट का एक भाव के लिए कभी भी एनालिसिस कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन आ गया, उस क्वेश्चन कौन सा भाव का रिलेटेड है उस भाव को देखते हो, तो आपको क्या करना है, पहले लग्न का अधिपति पकड़ना है और उस भाव का अधिपति पकड़ना है, इन दोनों का रिलेशन, और ये अधिपति दोनों अधिपति कहाँ पे बैठा है, वहाँ का अधिपति का कैरेक्टर क्या है, सिर्फ इन इतना है, इसलिए तो यहाँ पे उनका अधिपति अधिपति यहाँ पे लिखा ना, ये तीनों का लेना है। आप किसी का घर चले गए, कहाँ पे गए, किसी से किसी ने आपके लिए आ गया, आप किसी का घर गए, कहाँ पे गए, किसी सो एंड सो एक्स पर्सन के गया, वहाँ पे गया, वहाँ पे उसी घर में है, तो आप वो बंदा जो आपके लिए आया वो डायरेक्ट आके वहाँ पे पता करेगा, हाँ ये कैसे बंदा है, आपके बारे में पता होना है। तो अगर वहाँ पे नहीं है, आप उनके लिए उस घर में बैठे हो, वो बंदा जाके कहीं पे बैठा है, ये जो आपके आपका जासूसी के लिए आया ना, वो बंदा क्या करेगा, ये कहाँ चला गया, वो अधिपति कहाँ चला गया, वहाँ पे चला जाएगा। वो अगर जाके मंदिर चला गया तो सोचेगा हाँ ये अच्छा इंसान है, वो उनके लिए इंतजार कर रहे हैं, किसी पॉजिटिव रीजन के लिए बैठा है। वो अधिपति वो जाके दूसरा वहाँ पे दारू का घर में टेका में बैठ के दारू पी रहे, तो इनको समझ में आ जाता है ये झगड़ा में गिगड़ा में चला गया। जो आसूसी जासूसी बंदा आपके लिए आया, आप दूसरों के घर गया, वो बंदा यहाँ पे दारू पी रहे, वहाँ पे ये किसी झगड़े में है, तो इसको पता चल जाती है कि आपको क्या इफेक्ट आने वाला है यहाँ पे। बस ये थीम है, ये याद रख लीजिएगा। मैं ऐसी एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपका अधिपति और जिस भाव के लिए आप देख रहे हो वो अधिपति, ये दोनों अधिपति कहाँ पे बैठे हैं, वहाँ का अधिपति क्या कर रहा है, बस इतना ही आपको देखना है। देख लिए तो एक-एक चार्ट के लिए ले लोगे ना, उसके बाद तो वो योग वगैरह है ना, तो वो तो अलग है वो। तो ये देख लिया तो पता चल जाती है। यहाँ पे अभी और इसमें ना दृष्टि मेन है, वहाँ पे बैठा तो ठीक है, उसके साथ-साथ अगल-बगल में क्या है उसका दृष्टि, वो ये ज़रूरी है। तो लग्नाधिपति यहाँ पे ये लग्न देखा तो लग्न में हम जो भी ये तो गुरु का 5वीं नौ या तो यहाँ पे देखो कहाँ से यहाँ पे दृष्टि कहाँ से आ सकता है, ग्रह का ये सीधा है, छठवीं है। छठवीं दृष्टि तो हमारा इसमें नहीं है, 7वीं दृष्टि है और गुरु, कुज, शनि का अलग-अलग दृष्टि है। छठवीं में तो यहाँ पे दृष्टि नहीं है। इनमें कोई भी नहीं है, इनका दृष्टि नहीं है। 7वीं में दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है, तो यहाँ पे जुपिटर है। ये अधिपति लग्नाधिपति जुपिटर है, उसी का दृष्टि है, लग्नाधिपति उसी का दृष्टि है, तो बहुत बढ़िया है इनका हेल्थ। और ये बैठा है किसमें, 7th हाउस में। 7th हाउस रिलेटेड टू आपका फैमिली है, तो क्या बोलते हैं, वाइफ एंड हस्बैंड ये सारे आ जाता है ना, तो ये का मतलब इसका फैमिली बहुत अच्छा रहेगा और वेल्दी फैमिली, अच्छा फैमिली पता चलेगा। और कहाँ है, या 8वीं है। 8वीं में किसका दृष्टि होता है, कुज का दृष्टि होता है, 8वीं दृष्टि एक्स्ट्रा, मगर 8 में कुज नहीं है। 9th में 9th का दृष्टि नहीं है हमारा, यहाँ पे 10th में कोई नहीं है, 11th का दृष्टि नहीं है, 12th का दृष्टि नहीं है। तो आपको क्या है, सिर्फ असेंडेंट में लग्नाधिपति दृष्टि रहित हो गया, ये लग्न में एक ही दृष्टि है तो जुपिटर का ही है, और लग्नाधिपति जुपिटर है, इसका भी जुपिटर अच्छा है बंदा। तो ये सुबह है लग्नाधिपति है कि तो इसके ऊपर किसी का इफेक्ट है, वो देखा जाए तो वो भी दृष्टि रहित है, किसी का भी दृष्टि नहीं है, नजर नहीं है, नजर बट्टू हो गया यहाँ पे, नजर नहीं है, किसी का भी बुरा नजर नहीं है, तो इसे क्या हो जाएगा, अच्छा फैमिली है। तो ये बंदा जो भी है नेटवे, अच्छा फैमिली का, अच्छा परिवार का बिलोंग करता है। और लग्नाधिपति, मगर ये आके कहाँ पे बैठा है ये भी देखना है, ये अधिपति कहाँ पे बैठा है, ये आके शत्रु का घर में बैठा है। ये बुध शत्रु है ना, शत्रु का, शत्रु राशि है ये, कन्या राशि, शत्रु राशि में बैठा है बुध, तो इसका अपोजिट है। तो इस लग्न का बुध शत्रु है, तो शत्रु का घर में बैठा है, तो देर आर सम डिस्टर्बेंसेस आने का संभावना है। और ये हम बात करते हैं फोर्थ हाउस का, ये D4 का है ना, फोर्थ हाउस का देखते हैं। फोर्थ हाउस मैंने वेरी क्लियरली लिख लिया है यहाँ पे, ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो जाए। फोर्थ हाउस में कुज का दृष्टि है, कुज कारक है, बिल्डिंग्स वगैरह इसका D4 का कारक है, कुज है, इसका दृष्टि है, D4 में कोई नहीं है,
मगर इस पे है ना कुछ दृष्टि है, कहाँ से है ये भी लिख लिया मैंने, 8वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो आपको ढूँढने का पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो 8वीं दृष्टि से कुछ देख रहे हैं यहाँ पे, अगर कुछ है देख रहे हैं तो 4th का सिर्फ़ उसी का है उस पे, यहाँ पे 4th में, और राशि दृष्टि भी है। तो ये किस-किस का दृष्टि है वो देखते हैं, पहले तो कुछ का है, कुछ का दृष्टि है वहाँ पे, तो आपको बिल्डिंग लैंड, कुछ लैंड का है ना, लैंड बहुत इन इस नेटिव को प्रॉपर्टी लैंड रूप में बहुत अच्छा है। और इसमें किसका दृष्टि है ये देखो, राशि दृष्टि में, राशि दृष्टि मतलब है ये कौन सा राशि है, 3 द्विस्वभावीय है। तो मूवेबल, फिक्स्ड एंड द्विस्वभावी है ना, 3 है ना, चरस, स्थिर और द्विस्वभावी। द्विस्वभावी राशि का क्या ही होते हैं, तो बाकी द्विस्वभावी जो भी होता है ड्यूअल, वो ही देखते हैं। तो उनका 3, 6, 9, 12 यही देखता है इसका 3 का। तो ये द्विस्वभावी है, किसका दृष्टि है, सिर्फ गुरु का है, ये दोनों में तो कोई है ही नहीं, गुरु का दृष्टि है। गुरु तो इनका लग्नाधिपति है, तो इनका वेल्थ का फॉर्म में का मतलब प्रॉपर्टीज का फॉर्म में बहुत अच्छा रहेगा इस नेटिव को। और इसका और दृष्टि के अलावा भी क्या देखते हैं हम, अर्गला भी देख लेते हैं। अर्गला क्या 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 अर्गला है, 2, 4, 11 प्राइमरी अर्गला है, और 5वीं सेकेंडरी अर्गला है, वो तो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। 2, 4, 11 यहाँ पे 2, 4, 11 इस राशि को क्या बोलते हैं, 1, 2, 2 में कोई नहीं है, 1, 2, 3, 4, 4 दोबारा गुरु का ही है। 11 में 11 मतलब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कोई नहीं है। तो यहाँ पे किसी भी एंगल से देखोगे आप, इन ये तीनों का जो हमें चाहिए D4, उस पे किसी का भी दृष्टि नहीं है, सिर्फ गुरु और जो कारक है कुज है उसका दृष्टि है। और अर्गला भी देख लिए, और विरोध अर्गला भी अगर देखते हैं गुरुजी आप, विरोध अर्गला तो इसको काटने वाले भी है, उसका भी हम डीपली चले जाते हैं। तो 2, 4, 11, 2 का 12 काटती है, 12 में यह है, 12 हो गया, 12 कुछ नहीं है। 4 का काटती है 10, 10 तो यही हो गया आपका असेंडेंट लग्न, वहां पे भी कोई नहीं है, 10 हो गया। 2, 4 तो 12, 10 और 11 को काटती है 3, ये 11 का दृष्टि गुरु का हो गया। 3 मतलब 11 को काटती है 3, 3 मतलब 1, 2, 3, 3 केतु है। 11 को करने वाला है यहाँ पे, 11 वाला दृष्टि नहीं है, अर्गला नहीं है, तो विरोध अर्गला केतु है, मगर केतु इनका अच्छा फ्रेंड है, तो केतु का भी वहां पे इफेक्ट है, अर्गला इफेक्ट है वहां पे उस रे में, केतु फ्रेंड है। तो केतु केतु की वजह से क्या मिलेगा, यहाँ पे लिखा है उन्हें बिल्डिंग्स मिल जाता है, बहुत सारे बिल्डिंग का कारक हो जाता है केतु। तो कुज का भी दृष्टि है, लैंड है, लग्नाधिपति है वहां पे दृष्टि, और केतु का अर्गला है। तो किसी भी पोजीशन में, तो इस बंदा को और क्या देखना है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जन्म से ही ये अच्छा फैमिली में पैदा हुआ और लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। ये एक ऐसा कुंडली मिल गया है ना, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है इनका, तो लाइफ लॉन्ग उनका सही चलेगा। उसके साथ साथ अगर D4 भी हम कर देते हैं, यहाँ पे D4 अभी असेंडेंट जुपिटर है, सेम वही आ जाता है, यहाँ पे भी है ना सेम है, यहाँ पे असेंडेंट भी यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 है, तो ये सारे राशियां उसी प्लेस में है, इसका डिफरेंस भी इतना जबरदस्त। हाँ जी, अच्छा, ये इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो सेम आ जाता है, इसका भी अधिपति जुपिटर का ही दृष्टि है यहाँ पे असेंडेंट में, जुपिटर आके दृष्टि रहित हो गया, इसमें कुछ नहीं है। और 4th हाउस का हम देखा जाते हैं कि तो 4th हाउस का अधिपति कहाँ पे बैठा है, चंद्र के साथ बैठा है, तो चंद्र वंस अगेन आपका बिल्डिंग्स बहुत अच्छा दे देता है आपको। और ये 4th हाउस पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं, गुरु और गुरु का 5, 9 का इनका दृष्टि नहीं है, और कुछ का भी दृष्टि नहीं है, शनि का भी दृष्टि नहीं है, किसी का भी इस प्लेस में यहाँ पे दृष्टि नहीं है, का मतलब आपका बिल्डिंग्स वगैरह जो देता है अधिपति, जो मून के साथ बैठा है, मून के साथ रहा तो इनका क्या मिलता है, यहाँ पे महल मिलता है, यहाँ पे लिखा है हमने, महल कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कहीं पे लिखा था मैंने, शनि कारक बिल्डिंग, ये महल, यहाँ पे महल मिल जाता है, चंद्र कारक है महल आने के लिए, उसके साथ वो अधिपति 4th अधिपति यहाँ पे बैठा है, चंद्र के साथ बैठा है, मतलब इसका बहुत बड़ा महल भी आएगा। और किसी का इंटरफेरेंस है इसमें, किसी का भी दृष्टि का नहीं है।
और राशि दृष्टि देखते हैं तो जुपिटर का ही है, और अर्गला का देखते हैं तो शनि गुरु का है। तो ये गुरु का है, मगर शनि का भी यहाँ पे आ गया। इसका मतलब क्या होता है, शनि डिस्टर्बेंस कर देगा। शनि तो हमने बोल दिया कि शनि इसका शत्रु है, बहुत है, तो इसका अर्गला है। 2 का अर्गला कौन काटता है, 12वीं काटता है। 12वीं में कौन है, मार्स है। मार्स इसका फ्रेंड है, तो शनि का अर्गला को मार्स काट लेता है। ये दोनों में जो पावरफुल है उसी का चलता है। ये फ्रेंड है तो इसका ऑलमोस्ट काट लेगा। इवन ये शनि पावरफुल होगा यहाँ पे तो क्या होता है कि इनका क्रय विक्रय का मतलब प्रॉपर्टी डीलिंग कर देगा ये बंदा। का मतलब आ गया, प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगा बीच में, तो अच्छा पैसे के में बेच देगा। ऐसे ही होता है। तो ये इससे आपको क्या पता चलता है कि पूरा इस बंदा प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी है। तो इस हिसाब से D4 हमें एनालाइज करना है। तो ऑलरेडी कल एक D4 एनालाइज कर दिया, आज एक D4 है। तो अभी एक्चुअली ये जो मैंने ना निकाला ना, ये आपको जो शेयर किया था ना, कौन है वो, पराशर, वो पराशर का है ना, होरशास्त्र, पराशर होरशास्त्र बुक में से मैंने निकाला था। ये षोडश वर्ग होता है ना, तो आपका कुंडली वो देखे तो षोडश वर्ग तो 16 वर्गास है। हमें पढ़ना है या कुछ भी करना है ना, तो वो षोडश वर्गा से ही करना है। तो उसमें क्या होता है, D1 हो रहा, D2, D3 ये तो हमने पढ़ लिया, D4 चतुर्थांश पढ़ लिया। बाद में आ जाता है सप्तमांश, पंचमांश, छठवांश का ना, ये इसमें षोडश वर्ग में नहीं है। 7, 9, 10, 12, ये 16, 20, 24, 27, 30, 40, 45 और 60, इन्हीं के 16 को मिला के षोडश वर्ग बोलते हैं। तो अब हम जा रहे हैं कि सप्तमांसा। सप्तमांसा ये बहुत बड़ा चैप्टर है, D7। इसमें ना ये थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, इस पे बेसिक्स वगैरह है ना, ये एक्चुअली ये रिलेट हो जाता है, ये बच्चों के बारे में बात करती है। आप ये मत सोचना कि D1 मतलब लग्न हो गया, D2 मतलब सेकंड भाव को बताती है। अभी तक तो ऐसे चल रहा है ना, D3 मतलब थर्ड भाव का, D4 मतलब फोर्थ भाव का बता दिया। ये D5 हमने बोल दिया कि बच्चों का बारे में बता देती है, बच्चों का बारे में बता देती है, मतलब ये फिफ्थ का हो गया, फिफ्थ भाव का। मगर ये D7 बच्चों होने के लिए कारण कौन सा हो जाएगा, मैरिज और रिलेशंस। तो वो कहाँ पे है, 7th में। तो ये 7th और 5th को मिला के 5th में ज्यादा फोकस देके ही करती है। इससे क्या पता चलता है, इस भाव से ढंग से आप क्लियरली ध्यान रख लीजिएगा। बाद में अगर अभी ध्यान नहीं है तो बाद में भी जब देखोगे तो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये बच्चे पैदा करने के लिए शक्ति है कि नहीं, अगर किसी में डिफेक्ट है तो किस में डिफेक्ट है, ये भी बताती है। बच्चे पहले लड़का होंगे लड़की होंगे, फर्स्ट संतान कौन सा होगा, लड़का लड़की, सेकंड संतान कौन सा होगा, लड़का लड़की, वो बच्चे कैसे रहेंगे, ये सब के बारे में ये बता देती है। कि तो मेन तो किसी के लाइफ में तो यही तो चाहिए आगे बढ़ाने के लिए वंश को भी। तो ये इसमें है ना, कितने बच्चे हैं, उसका एबिलिटी है कि नहीं, उनका कौन कौन कितने ब्रदर्स है, कितने सिस्टर्स है, वो सब कुछ ये बता देती है। ये इसको है ना D7 मतलब है हमारा। तो 7 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 7 पार्ट डिवाइड कर दिया कि अगर फर्स्ट पार्ट है D7 सप्तमांसा, ये फर्स्ट पार्ट का हो जाता है। ये क्षर क्षेर दधि यहाँ पे लिख लिया, ये क्षर मतलब एक अल्कली पंजेंट मेटल हो जाएगा, क्षीर मिल्क है। तो इसी से आप समझ सकते हो कि कैसा है ये पंजेंट, मतलब बहुत खराब मेटल है ये, अल्कली की तो आपको जल देती है, और क्या बोलते हैं एसिड जैसा मान लो, ये बेस में ये चला जाता है, एसिड ही मान लो। तो क्षर मतलब एसिड है, क्षीर मिल्क पता ही आपको, दधी दही जैसा है, कर्ड है। एसिड के अपोजिट होता है सर। हाँ बेस आता है हाँ वो सर। अभी सेवन वो पी एस ओ साइंस, पे जो तो ये है ना, अल्कली अल्कलाइन मेटल्स साइंस स्टूडेंट्स को नहीं सेवन पी पता एस ओ पे जो चलता है 14 पी एस तक, वो क्षारी होता है। हाँ तो वो है सर, ना। वो एसिड को बैलेंस करने के लिए जो होता है वो अल्कलाइन है ना। नहीं, एसिड अल्कलाइन में आ जाता है, अल्कली मेटल्स है उसका अपोजिट हो जाता है। 7 पीएच 7 से नीचे है एसिड है, 7 के ऊपर बेस है।
मगर हमारा ये क्लास वो नहीं है, हमारा ये एक इंसान का लक्षण बता रहे, ये एसिड ही मान के चलो आपका मतलब ये खा जाएगा, ये आराम जिसके वजह से ये अगर गला देगा। हाँ गला देगा। ये यहाँ पे लिखा है ना, आराम नहीं रहेगा, दर्द को बढ़ा देगा, ये जो ये लग्न में है। ये किसको मतलब जो बच्चा होगा वो डिफेक्ट हाँ, जो बच्चे पैदा होंगे, अगर आपका लग्न D7 इसमें आ गया, अक्षर में आ गया, तो उनका जो बच्चे होंगे वो आराम नहीं देगा, माता पिता को बहुत परेशान कर देगा, और माता पिता का दर्द है तो उसको बढ़ाएगा, अपमान को जोड़ेगा और इतना खराब कर देगा। तो अब एक क्वेश्चन ये आ जाता है, मैंने ये सारे पढ़ा दिया आपको, तो आगे जाके एक प्रॉब्लम क्या होता है कि आपने किसी को बोल दिया कि आपका बेटा खराब, कैसे रहेगा, क्या बोलोगे आप? और दूसरी क्वेश्चन ये आता है, लॉजिकली अगर थिंकिंग करें, ज्योतिष क्यों पूछते हैं कोई कि ज्योतिष के पास आके मेरा ये बताओ कैसे रेमेडीज करना है यहाँ, तो वो हम चेंज कर सकते हैं, यही है ना, इसीलिए तो हम ज्योतिष पढ़ते हैं, अगर जैसा है ऐसा है तो कुछ नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है ज्योतिष से कुछ सुधार सकता है, मैंने मेरा बेटा होने से पहले मैंने दिखाया किसी पंडित को, उन्होंने बता दिया आपका लग्न है D7 में, फर्स्ट में आ गया, अक्षर में आ गया, आपका बच्चा जो आएगा वो एसिड है, आपको गला देगा। तो उनसे मैंने पूछ लिया, पंडित जी मुझे बता दो रेमेडीज वगैरह सारे बता दो, रेमेडीज उन्होंने बता दिया, रेमेडीज चेंज कर सकते हैं ना करके, नहीं कर सकते हो तो ज्योतिष का फायदा ही नहीं है ना। तो वो मैंने वो सारे कर दिया और उसी हिसाब से मेरा बच्चे को सुधार दिया मैंने। कुछ साल के बाद 10 साल के बाद किसी ने मेरा कुंडली दोबारा चेक कर दिया, उस टाइम पे वो भी बोलेगा आपका बच्चे ऑलरेडी मेरे बच्चे सुधर गए हैं, 15 साल हो गया उसको बच्चा का आके फॉर एग्जाम्पल, तो 17 साल के बाद किसी ने मेरा देख के वो बता देगा तुम्हारा बच्चे बहुत खराब है, क्योंकि कुंडली तो वही बोलती है भाई। मगर मुझे पता है मेरे बेटा सही है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रेमेडीज ले लिया, और अगल बगल में जो भी देखते हैं मेरे बच्चे को बोलेंगे कि सीताराम जी के बच्चे बहुत अच्छे हैं। अब वो ज्योतिष गलत है, ये ज्योतिष गलत है। अब क्या होगा उस ज्योतिष का नेम और फेम, ये सोचा आपने? ये देखा, अगर ज्योतिष को भी खराब कर देगी ये, और ऐसा लग रहा है नहीं लग रहा है आपको? आप तो सीताराम जी ने बोल दिया कि गुरु जी ने बता दिया कि ये अक्षर में होता है, गुरु जी ने क्या है यहाँ पे, तो वराहमिहिर ने भी बता दिया और पराशर जी ने भी बता दिया कि अक्षर का बच्चा है तो वो खराब कर देगा। मगर वो खराब है तो लाइफ लॉन्ग खराब है? नहीं है, लाइफ लॉन्ग खराब ही होता है, तो ये ज्योतिष देखने का क्या जरूरत थी, आपके पास आने का क्या जरूरत थी? कोई क्या लग रहा है आपको? आगे बढ़ने से तो थोड़ा सा यहीं पे रुक गई, क्वेश्चन आ गया मेरे माइंड में अभी, तो बता दो क्या करना है। आप तो बता दोगे अक्षर के वजह से आपका बेकार है, और वो गाली देके चले जाएगा आपको। रेमेडी दूसरे जो एस्ट्रोलॉजर है उसको पता नहीं है कि हमने रेमेडी कर दिया है, पता नहीं है ना। हाँ, इसलिए वो जो फैक्ट है वो बता रहा है। हाँ, वो फैक्ट बता रहे, तो मगर उनके साथ जो फ्रेंड आया वो तो गाली देगा ना आपको, क्योंकि तो आप तो ऐसे, आपको कुछ आता ही नहीं है, इनका बच्चे हैं तो बहुत अच्छा बच्चे हैं, वो इतना नेवी में एक काम कर रहे हैं, एयरफोर्स में एक काम कर रहे हैं, इनको आता नहीं है, ऊपर से तो 10 लोगों को बता देगा इस ज्योतिष के पास मत जाना, ये गलत बताता है। तो अभी आपका हालत क्या है? तो किसी को बोलने से पहले तो हो गया ना, फिर क्या पूछोगे आप? रेमेडीज ले लिया, पहले किसी के पास गया है, ये पूछोगे? नहीं, मतलब कुछ प्यार से पूछेंगे कि आपने आपको कुछ बताया है, या मतलब हाँ, तो ये धीरे-धीरे बात को खोलेंगे हम। हाँ, तो ये हाँ, मैं वही है ना, अभी ये डिस्कस किया हमने, तभी तो आपका माइंड में आ गया ये पूछना चाहिए का मतलब, ये पहले पूछा करो, नहीं तो उससे पहले ना आपका कुंडली देख लो, आपका अर्ध लग्न कहाँ पे है। अर्ध लग्न क्या करती है? आपका सोसाइटी में आपका नेम फेम बताती है, तो आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, तो बुरा सोच रहे हैं, उसी टाइम पे कोई आ गया तो आप 100% गलती बताओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा वो बंदा ऑलरेडी कर दिया का मतलब। यहाँ से आपको क्या पता चल गया, आप सही पकड़ लिया। रोशन जी, आप कोई आता है तो पहले पूछ लेना रेमेडीज। हाँ, धीरे-धीरे पूछेंगे उससे। सर हम प्रॉब्लम बताएं तो शायद उसको ऑफर भी करें कि ये रेमेडी है, जानना चाहते हो तो बताएं।
रेमेडी के लिए तो आता है, सिर्फ पूछने के लिए कि क्या है, देखने के लिए नहीं आता है ना। चलिए, तो आप वो देख लो आप। तो मतलब किसी को बोलने से, करने से पहले, और यहाँ पे ये भी है कि ये बताती है कि आपका बच्चा पैदा करने के एबिलिटी वगैरह है, ये सारे चीज़ें जब बोलना, इसलिए तो मैं यहाँ पे रोक रखा। तो ये जब किसी को बोलते हैं ना, थोड़ा-सा आगे-पीछे देख के ही बताना पड़ेगा, उस बंदा कैसा है, क्या है। तो आपने बोल दिया कि अगर गलत, सही भी बोल दिया, गलत भी बोल दिया, ये चला जाता है आपका, उनका फैमिली में डिस्टर्बेंसेस भी वगैरह। तो आपके वजह से हो गया, तो हस्बैंड कुछ ज्योतिष को मानता ही नहीं है, ऐसा बंदा है। वाइफ तो सुबह से शाम तक पूजा करती है, गुरु को बुला दिया, ऐसा बहुत सारे घर में होता है। वाइफ या हस्बैंड तो पूरा गुरु के पीछे पड़ता है, कुछ भी हो गया गुरु 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 चले जाता है वो हर चीज़ के लिए। वो दूसरा पार्टनर है तो वो मानता ही नहीं है। उस टाइम पे तो गुरु ने बता दिया, ऐसे कर दिया, तो वो बता देगा। गुरु इंसान है वो, आजकल गुरु ऐसा है ना। तो मेरे फ्रेंड्स को भी देखा था मैंने, 40,000 ले लिया उसने, एक पूजा करवाया, 60,000 ले लिया इसने ये पूजा करा दिया, ये कुछ नहीं हो रहा है यार, ये तो मेरे पास आता रहता है। तो एक तो आया ऐसे। तो ऐसा क्या हो जाता है कि वो उनका पैसे देख लेते हैं, वो पार्टी मोटा पार्टी है तो ले लो पैसे। रेमेडीज के लिए पैसे ज्यादा नहीं लगता, ये ध्यान रखिए। आप अगर, आपको तो पता चल गया, मगर किसी को भी बोलते हो ना, सस्ता में निपटा देना। अभी रेमेडीज तक मैं नहीं आए, वो देख लेते हैं। चलो, ये टाइम हो जाता है हमारा, ये चालू कर देते हैं। तो ये है ना क्षर, ये आराम नहीं देता है, ये एसिड जैसे गला देगा वो बच्चा। और क्षीर है कि बच्चे क्षर में हो गया तो वो है। क्षीर है, ये मिल्क जैसा है बच्चे, मिल्क जैसे बच्चे हो जाते। D2 में अगर लग्न है उस बंदा का, D7 में, D7 का 7nd पार्ट में वो हो जाता है मिल्क जैसा, बहुत सही है और अच्छा है, वो माँ बाप को देखते हैं। और तीसरे में आ गया दही जैसा है, नरम हो जाता है, सॉफ्ट है, आकर्षक बच्चे हो जाते हैं, अपने पहचान बनाए रखेंगे। तो ये सारे है ना बहुत अच्छे ही है। अजयम, ये घी जैसा है, ये धर्मी है, धार्मिक हो जाता है, सम्मानित बच्चे हो जाता है, माता पिता का रोशन करेगा और सम्मानित पोजीशन में लेके जाएगा। ये है केन, केन जैसा है। कभी इक्षु, केन जैसा, केन मतलब शुगर केन जैसा, स्वीट है, बहुत बहुत अच्छे स्वीट बच्चे हैं। सब बोलते रहते हैं ना, जो बच्चों को जो देखते ही सो स्वीट, आजकल तो सबको बोल दे रहे सो स्वीट। तो ये मधुर स्वभाव हो जाते हैं, सीधे बच्चे हो जाते हैं, बहुत सीधे, आराम देने वाले बच्चे भी होता है। मगर यहाँ पे ये एक ध्यान रखना पड़ेगा, इस बच्चा को इक्षु, अगर आपका D7 फिफ्थ भाग में आ जाता है, 1 2 3 4 5, इन बच्चों को बहुत केयर रखना पड़ता है, ये एक ध्यान रख लीजिएगा, नहीं तो ये है ना इनके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। तो बहुत केयरिंग से करना है। किसी को नुकसान नहीं देते हैं, मगर उनको नुकसान हो सकता है, तो पहले से ही आप है ना प्रोटेक्टेड वे में जाना पड़ता है। ये है नेक्स्ट 6 में आ गया वाइन जैसा, मध्य, ये टेका वाला है, ये याश करता रहेगा और किसी से कुछ मतलब नहीं है, अपना धुंधला में रहेगा। तो आपका बेटा का मतलब किसी का भी बेटा है, तो वो किसी से, माँ बाप से कुछ मतलब नहीं है, आएगा टाइम पे आएगा, खाना खाएगा और चलता रहेगा, कहाँ गया पता नहीं, माँ बाप को ही पता नहीं चलेगा, मगर वो खुशी रहेगा और माँ बाप से को भी बहुत इज्जत देगा वो बंदा, बहुत इज्जत देगा, मतलब जो बोलते हैं वो सुनेगा नहीं है। और आगे जाके है ना, तो उनका टर्न जब आता है वो माँ बाप को बहुत रेस्पेक्टफुली देखेगा, उसमें कुछ इश्यू नहीं है, मगर उनका रास्ता किसी को काटना नहीं चाहिए, बस ऐसा चलता रहेगा, फन लविंग है। और ये लास्ट है शुद्ध जल जैसा है, ये है ना बिल्कुल वो इनोसेंट है, रिलीजियस पर्सन है। तो ये आपका कौन सा इसमें चला गया, आपका बच्चों के साथ एक बार मिला दीजिए, मिलाने के बाद आपका कितना हो गया, ये 30 डिग्री को डिवाइडेड बाय का मतलब 4 डिग्री कुछ मिनट हो जाता है, तो आपका ना 9 में आ गया, सेकंड में आ गया, ये तो इसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर दो, यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको उसी हिसाब से कंपेयर कर दीजिए। अगर उल्टा है कुछ भी है तो पर्सनली मैसेज दे देना, ऐसा नहीं हो रहा है तो उसके साथ साथ ही एनालाइज, थोड़ा सा इंटरनल एनालाइज करके देख लेते हैं। और यहाँ पे है ना एक एक ग्रह का अगर उस भाव में अधिपति, D7 का अधिपति ये हो जाता है ग्रह, उनका हिसाब से वो नेटिव का कैरेक्टर ये बता रहे हैं यहाँ पे क्लियरली।
सूर्य है तो ब्रेव, और चंद्र है तो रिलीजियस, नोबल, कुज है तो स्ट्रांग एंड पावरफुल, बुध है तो स्वीट टंग्ड, ये तो वाक के हिसाब से है ना, नेटिव मॉडेस्ट, स्किल्ड, गुरु है टैलेंटेड और जीनियस है, जो उनका पॉजिटिव कैरेक्टर से वो सारे आप लगा सकते हो यहाँ पे। शुक्र है तो आपका जो रोमांटिक हो जाएगा, शनि है, ये एक के अलावा सारे जो भी है तो बहुत अच्छा है। ये शनि आ गया तो ये नेटिव इज अ फूलिश पर्सन, विकेट, लेथार्जिक, तो आलसी है, तो सिंफुल भी है। ये शनि थोड़ा सा खराब है। आपका किसी का अगर शनि आ गया तो मुझे गाली मत देना, तो वो अगर ऐसा नहीं है तो भी कुछ उसके साथ में भी दूसरा भी एनालाइज करना है ना। ये जनरल थिंग है, जनरल बेसिक्स है, जब देखना है हमें ये देखना है। और आते हमने पहले बताया कि ये तो बच्चों का सिचुएशन है, और ये इसी का है, आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि किसी को बोलने से एक बार आपका भी आपका पोजीशन देखना पड़ता है। इसमें अगर जेंट्स है तो बीजस्फुटा बोलते हैं, और लेडीज है क्षेत्र स्फुटा बोलते हैं। ये दोनों देखते हैं हम कुंडली में। ये दोनों कैसे देखते हैं अभी मैं आपको बता देता हूँ, नीचे चार्ट में भी समझा देता हूँ। ये अगर ऑड है, जेंट्स का ऑड है तो वो बच्चे पैदा करने का वो हो जाता है, कहते ही इज कैपेबल ऑफ, ही इज नॉट एन इम्पोर्टेंट, तो वो बच्चे पैदा कर सकता है। लेडी अगर इवन में आ गया तो वो बच्चे पैदा कर सकती है। अगर ये उल्टा हो गया तो आपको एक बार डॉक्टर को दिखाने का ज़रूरत होती है। ये उससे आपका ज्योतिष ही सीधा बता सकते हो। तो अभी ये कैसे देखते हैं, यहाँ पर सूर्य गुरु शुक्र, बीज स्फुटा के लिए ना सूर्य गुरु शुक्र, इन तीनों का लॉन्गिट्यूड को मिला देते हैं। मिला के पूरा उसको अगर 360 के ऊपर हो गया डिवाइडेड बाई 360 कर देते हैं। डिवाइडेड बाई 360 कर दिया तो जो रिमाइंडर आ गया वो कौन सा राशि है देख के, वो ऑड राशि है तो वो एबल है बच्चे पैदा करने के लिए। इवन राशि है तो देयर में भी चांसेस है इम्पोर्टेंट होने का। ऐसी लेडी का भी है। ये कैलकुलेशन में गड़बड़ करके ये कुछ बोल दिया तो मर जाओगे, वो देख लेना आपका। तो ये बात है, बताने से पहले आपका कुंडली देख लेना खुद का। और लग्न है D1 D7, D1 का लग्न गुरु, पंचमा D7 लग्न पंचमा नवम में, यहाँ पे कहाँ से आ गया, हाँ ये है ना, पुरुष ग्रह है और स्त्री ग्रह है, नपुंसक ग्रह है। इससे आना हमारा लग्न का मतलब 5th भाव का जो अधिपति है, ये इसमें से देखना है आपको। देख के उसी हिसाब से आप बच्चों का बोल सकते हैं। तो मतलब पुरुष सूर्य कुज गुरु राहु, इनमें से कोई भी उसका अधिपति है 5वीं भाव का, तो उनका पहले संतान वो होगा, लड़का या लड़की। स्त्री है चंद्र शुक्र केतु, ये 5वीं भाव का अधिपति हो जाते हैं, वो होंगे लड़की। और नपुंसक है बुध शनि, ये तो नपुंसक होता है, ये ऐसे मत बोलना कि ये यहाँ पे है ना। उसके बाद का अगल बगल का जो भी है वो देख के आपका उनका कैरेक्टर, वो लड़का होगा लड़की होगा, आप उससे बता सकते हो। अगर ज़्यादा लड़की का हिसाब से इशारा करती है तो वो लड़का का वो पुरुष ग्रह यहाँ पे है देख रहे, और लड़की स्त्री ग्रह का इफेक्ट ज़्यादा है तो वो क्या होता है कि वो लड़का बनेगा मगर थोड़ा सा लेडी का कैरेक्टर्स आ जाएंगे, का मतलब उनका हाव भाव में है ना थोड़ा सा उस लेडी जैसा आ जाता है। ये सारे देख के उनका लाइफ में ज़्यादा ग्रह किस इसमें है, उनका कुंडली में देखे ज़्यादा ग्रह जिस इसमें है कि अगर पुरुष में है तो पुरुष ज़्यादा होंगे और स्त्री में है तो ज़्यादा स्त्री होंगे, उसी हिसाब से आप बोल सकते हो। 12 रिश्ता करके बोलते हैं ना, 2 6 8 10 12, 6 8 10 12, ये तो 6 8 12 तो दुष्ट स्थाना से तो पता ही है, और इसमें 2 6 8 10
12 मैंने लाल कर दिया का मतलब ये पाप स्थानास हो जाता है ना, बालारिष्ट आप तो सुने होंगे, तो वो उस बच्चा को शांति वगैरह करना पड़ता है, तो बालारिष्ट अरिष्ठा बोलते हैं। तो इसके वजह से एनालिसिस और आगे एनालिसिस करके हम ये भी बोल सकते हैं वो बंदा गोद लेता है, बंदा कुछ अडॉप्टेड सन्स हो जाता है ना, गोद लेने का या प्रॉब्लम्स है उसमें वो सारे पता चल जाता है कि बच्चों के हिसाब से ये अगर ये सही नहीं है, इसमें आ जाता है उसका अधिपति, पांचवी अधिपति यहाँ पे आके बैठ गया। अधिपति से यही बात करते हैं हमें, कुछ भी बात करते हैं, तो अधिपति आके यहाँ पे बैठा है, सही नहीं है, तो बालारिष्ट हो जाता है, उस टाइम पे पैदा हो गया। तो और वो पैदा हुआ वो है ना, ये पुत्र से शत्रुता का मतलब मदर फादर का कुछ सुनता नहीं है, उनसे है ना हमी तुमी हो जाता है। ये है चंद्र है, मातृत्व का है, D7 में कमजोर चंद्र है तो असमर्थ हो जाता है। ये आगे जाके देख लेते हैं, कुछ कारक है, ये तो बता दिया मैंने। D7 लग्न ऑड है, अगर D7 का चेतेड ऑड देखते हो तो शुभ है, ऑड होके ऑड राशि होके शुभ होना जरूरी है। शुभ होता है तो वो बेटा से खुशी का बेटा खुशी कारक हो जाएगा, का मतलब बच्चे जितना भी है तो लड़की लड़के बेटे बेटी दोनों होता है, तो बेटा के वजह से वो खुश रहेगा, आगे जाके बेटा देखेगा, वो माँ बाप को बेटा पालेगा। तो D7 लग्न अगर ऑड राशि है तो, D7 लग्न अगर इवन है वो बेटी कुछ कारक हो जाएगी, खुशी कारक, तो बेटी के वजह से उनका खुशी मिलेगी, बेटा देखेगा नहीं, मदर फादर को देख लिया तो भी अगर उनका कुंडली सही है, कुंडली उनका कुंडली भी देखते हैं तो वो अगर माँ बाप से बहुत दूर रह के कहीं पे होगा, फॉरेन में सेटल हो गया, क्या देखेगा, वहां से पैसे तो दे देगा। और ये बोल के तुरंत आपका बेटा नहीं देखता है, आपको गाली देता है, ऐसा नहीं बोलना है, तो वो भी देखना है आपको। तो मतलब ये हम ये बोलते हैं आपको बेटी बहुत अच्छा ख्याल रखती है, इतना बोल सकते हैं हम। बेटा नहीं करता है ये नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका पोजीशन भी देखना है ना। तो ये अगर ये लग्न पीड़ित है का मतलब वहां पे आके पाप ग्रह बैठ गए और पाप का दृष्टि है, ये यहाँ पे बताया ना 2, 6, 8, 10, 12 इनका दृष्टि है, तो ये पाप ग्रह है तो पीड़ित होता है, कोई बच्चे नहीं होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। स्त्री ग्रह है तो बेटी हो जाएगी, वही एक मेल ग्रह है तो वहां पे अधिपति और जो अधिपति प्लस पाप युक्त है, तो ये जो सारे बोल दिया वो है ना, ये अधिपति आके पाप के साथ रहता है उसी टाइम पे। अगर ये पाप नहीं है तो वो उल्टा भी हो सकता है। जो भी हम कुछ भी बोलते हैं ना, एक ग्रह ये यहाँ पे है तो वो अच्छा रहता है, ऐसा बोलते हैं, तो वो ये माइंड में रख लीजिए कि वो हमेशा शुभ ग्रह है तो ये पॉजिटिव देती है, पाप ग्रह है तो वो उसका उल्टा हो जाता है, ये ध्यान रख लीजिएगा आप। तो बार बार ये शुभ है तो बोलने का जरूरत नहीं पड़ती है। डी तीसरी घर भी थोड़ा सा D7 का सप्तमांश का तीसरी घर भी थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है। इसमें पुरुष ग्रह का प्रभाव ज्यादा होता है तो लड़का हो जाता है, और स्त्री ग्रह का प्रभाव ज्यादा होता है लड़की हो जाती है। नेक्स्ट सिबलिंग जो होगा वो बता देगी, छोटा भाई होगा, यहाँ पे छोटा बहन हो जाएगी। तो ये छोटा भाई तो नेक्स्ट जनरेशन का हम बात कर देते हैं तीसरा भाव के लिए। और वराह में क्या बोलता है कि फिफ्थ भाव का जो अधिपति है, तो वो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि ये स्त्री है तो स्त्री ग्रह है तो स्त्री लड़की आएगी, और पुरुष ग्रह है तो लड़का आएगा। मगर नेक्स्ट जनरेशन का मतलब नेक्स्ट पीढ़ी के लिए, नेक्स्ट बेटा बेटी के लिए वो बोलता है कि नेक्स्ट थर्ड राशि देखना है। फिफ्थ देख लिया, 6, 5, 6, 7, तो 7th हाउस में जो है पुरुष है तो नेक्स्ट उनका भाई आएगा या बहन आएगा, हम बोल सकते हैं वो वराह मिहिर का कैलकुलेशन है। और यहाँ पे इनका कैलकुलेशन क्या है कि थर्ड ग्रह पे, थर्ड राशि पे दृष्टि देखना है, छोटा भाई है छोटा बहन का है, यह भी है दो। तीसरी भाव में D7 का तीसरी भाव में अगर सूर्य कुछ एक गुरु होते हैं और वो शुभ होते हैं, ये देख लीजिए, वो ईमानदारी से अमीर बन जाता है, जरूर वो अमीर बनेगा और ईमानदारी से बनेगा। अगर किसी का आखिरी सप्तमांश में ग्रह हो प्लस वो
स्व ये उच्च में हो, आखिरी सप्तमांसा फॉर एग्जाम्पल तीसरी घर में हो, वहां पे जो भी ग्रह है, ग्रह रहना जरूरी है, वो उनका उच्च होना चाहिए या उनका खुद का होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, वो उसका एक भाई बहन से वो बंदा दूर रहता है, एडवेंचरस होता है, बहुत दूर रहता है का मतलब ऑलमोस्ट ऑल ये अब्रॉड में रहता है, वो बहुत हाई पोजीशन में रहता है, एडवेंचरस फील्ड में रहता है, ये एक बता सकते हैं। और इसका कारक तो गुरु बता दिया, और इनफर्टिलिटी का कारक हो जाता है कुज शनि, तो इनका दृष्टि आपको देखना पड़ेगा, इनका दृष्टि और ज़्यादा प्रभाव होता है, ये पापी हो लग्न को और वो देख रहे हो तो उनका है ना इनफर्टिलिटी या अबार्शन होने का भी कारण हो जाता है। ये इसमें चार्ट्स में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इनके साथ कुजा और शनि का दृष्टि है, इनके साथ प्लस शुक्र लग्न में है या कोण केंद्र में, कोण केंद्र मतलब ये बीच में अगर होता है D7 में, तो ज्यादा बाहर का खाना खाने के वजह से इनफर्टिलिटी हो जाता है, समझ लेना। तो ये पैदा शक्ति खो जाता है ज्यादा बाहर घूमने की वजह से। तो ये हम D7 एक एग्जांपल ले लेते हैं। D7 का बेसिक्स तो आपको समझ में आ गया ना, कि कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, ये तो नॉर्मल बेसिक्स है, एक बार पढ़ लिया तो आपको समझ में आता है। किसी का प्रॉब्लम है तो बता दो। चलो आगे जा रहा है। तो ये एक बार दोबारा दोहरा दीजिए और देख ले तो पता चल जाएगा आपको। ये D1 है का मतलब लग्न चार्ट है, इसका D7 है, इसमें सेम वाइज ये देख लिया हमने, लग्न लग्नेश कारक भाव उसका अधिपति और कारक कहाँ पे है। तो इसमें लग्न है सेम वैसे तो आपको ऑलरेडी आ गया, एक बार मैं फटाफट पढ़ लेता हूँ। लग्न फर्स्ट में है, ये है ना वृश्चिक राशि का अधिपति लग्नाधिपति कुज है। ये कुज कहाँ बैठा है, 12वीं में बैठा है, यहाँ पे कुज है मेरे मार्स यहाँ पे बैठा है 12वीं में कौन सा है, तुला राशि है, तुला राशि का अधिपति शुक्र है, शुक्र यहाँ पे डाल दिया मैंने। और कारक भाव है, हम कौन सा भाव के लिए बात कर रहे हैं, बच्चों के लिए 5th भाव के लिए बात कर रहे हैं। 5th में कौन सा वो है, 12वीं राशि है, ये मेन पैसिस है, तो इसका अधिपति है गुरु है, यहाँ पे डाल दिया। गुरु कहाँ पे बैठा है, यहाँ पे 9 में बैठा है, 9 में बैठा है, तो 9 में क्या है, ये उच्च में बैठा है, 9 है ना कर्क राशि है, कर्क राशि का अधिपति चंद्र है, यहाँ पे डाल दिया। कारक जुपिटर है, जुपिटर कहाँ पे है, चंद्र के साथ, चंद्र में बैठा है, यहाँ पे ये डाल दिया। और ऐसे इसका भी है सेम 1125 सेम आ गया यहाँ पे भी। तो यहाँ पे तो ये कुछ जो आके इसका अधिपति आके कुछ यहाँ पे मार्स है ना सेकंड में बैठा है, सेकंड में धनु राशि का अधिपति है कुछ है, गुरु है, यहाँ पे डाल दिया। और ये भाव कारक बार 5 है, ये तो मेन राशि है, और इसका अधिपति गुरु है, और कारक भाव 5वें, हाँ जी इसका अधिपति गुरु यहाँ पे आ गया। और कार्य ऐसे जुपिटर है, जुपिटर आके 3rd में है, ये इसका 10 है, मकर राशि है, तो शनि अधिपति है। कारक कहाँ पे बैठा है, शनि में बैठा है। तो ये सेम ये आप लिख लीजिए जब भी चढ़ने। एक्चुअली इसके साथ ना मैंने वो बताया नहीं ना आपको, और स्टार्स के बारे में तो बताया नहीं, नक्षत्र के बारे में, तो वो भी है ना, नक्षत्र भी बहुत तो इफेक्ट करता है, वो आगे जाके देख लेते हैं। इसको अगर पढ़ लेते हैं, लग्न है तो दृष्टि वगैरह जैसे है ऐसे है, लग्न का अधिपति देखना है और उस भाव का अधिपति देखना है, वो कहाँ पे बैठा है, उनका अधिपति क्या कर रहे हैं, बस ये लग्न के ऊपर कौन सा दृष्टि है वो देख लेते हैं। इसका अधिपति कौन है, इसका अधिपति कुज है, कुज कहाँ पे बैठा है, यहाँ पे जाके यहाँ पे इसमें बैठा है, तो 12वीं में बैठा है, तो इसके ऊपर है ना गुरु का दृष्टि है। गुरु क्या है, गुरु ये इसको शुभ कारक है, और ये उच्च में भी बैठा है, और क्या बोलते हैं कि ये पुत्र का कारक है, इस D5 का कारक भी है, तो इसका क्या होगा, ये 100% पैदा कर सकता है, इनका तो डिफेक्ट नहीं होगा, बच्चा पैदा करने का अलग वो है, स्टेमिना है, तो वो हो जाता है। तो ये एक पॉइंट इसमें से पता चल जाती है। और 5th भाव को अगर देखते हैं हम, 5th भाव के ऊपर भी कौन सा है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवीं दृष्टि, गुरु का नौवीं दृष्टि होता है, तो ये गुरु यहाँ पे 5th भाव में भी देख रहा है। तो यहाँ पे भी इसका अधिपति कौन है? 5वें भाव का अधिपति गुरु है और उच्च में बैठा है, वहां पे देख रहे। तो इसका फर्स्ट आएगा वो बॉय आएगा, लड़का पैदा होगा और बहुत हेल्दी बंदा और नॉलेज पर्सन आएगा, बहुत तगड़ा है। तो ऐसा पता चल जाती है आपको। और नेक्स्ट जनरेशन क्या होगी? 1 2 3 वराहमिरी के हिसाब से 1 2 3 वहां से थर्ड, तो ये है 2 का कौन है? शुक्र। शुक्र मतलब स्त्री है, स्त्री कारक, स्त्री ग्रह है। स्त्री ग्रह है तो उसका सेकंड होगा आपका बेबी होगी। और ये आ जाता है, ये गुरु का ही है, दृष्टि है। तो इसका है ना, गुरु का अंतरदशा में फर्स्ट बॉय होने का संभावना है, ये हम सीधा बोल सकते हैं बच्चों का। हाँ जी। तो ये सेवंथ लॉर्ड ये है, हो गया 1 2 3 थर्ड, यहां से देख लिया तो वो शुक्र है, तो वो बेबी आने का संभावना है। अब ये बेबी बच्चे हो तो हो गया, बेटा बेटी तो बता दिया हमने। अभी किसी का डिस्टर्बेंसेस है क्या? वो भी यहाँ पे है ना, कुछ बहुत डिस्टर्बेंस करता है। तो 1 2 3 4 5, ये D7 में, तो ये नॉर्मल हो गया। D7 में ये 5th भाव को देखता है, कुछ है 1 2 3 4 के चौथा दृष्टि से ये कुछ देख रहा है, वहां पे डिस्टरबेंस कर रहा है। मगर डिस्टरबेंस करता है तो वो अबार्शन होने का चांसेस, अगर पापी है तो अबार्शन होने का चांसेस है। मगर इसका है ना, शुभ है, ये शुभ ग्रह है, तो आपको सिजेरियन होने का चांसेस है। आजकल तो सारे सिजेरियन ही है। तो धर्म, याद देखा, या धर्म चेंज हो गया। तो ये सतयुग का है, ये सत्य के हिसाब से तो करने का जरूरत नहीं है, मगर धर्म के हिसाब से तो अभी इसमें देने में, ये बोलने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हर बंदा जाके ऑपरेशन में ही जा रहा है। तो किसी के भी पास चले जाओगे तो सिजेरियन, तो ये देख के आप सिजेरियन बोलना, मेरे ख्याल से इस टाइम पे कलयुग में सिजेरियन का आपको प्रेडिक्ट करना सही नहीं है। तो सिजेरियन नहीं होगा तो ये नहीं बोल सकते हो आप कंपलसरी। ये D7 पे अगर एनालिसिस कर देते, यहाँ पे भी है लग्न है, D7 का लग्न कौन सा? इसमें आ गया सीधा 27-20 यानी कि लास्ट में आ गया। 4 डिग्री आता है ना, एक लास्ट से 4 डिग्री निकाल दिया तो ये लास्ट में ही होगा। लास्ट में हो गया तो शुद्ध जल में आ जाता है। D7 आ गया, लग्न है, शुद्ध जल में आ गया। शुद्ध जल तो बहुत रिलीजियस पर्सन, ये देखो कि ये ना बहुत लक्की मदर फादर है, जो भी है मदर फादर है। अच्छा, ये बीज का मैंने भूल गया, ये फादर है ना, जेंट है, ये बीज यहाँ पे लिखा है ना, तो इससे ही आपको पहले पता चल जाता है कि ये फर्टाइल कर सकता है नहीं कर सकता है। तो उसको क्या करते हैं, बीज के लिए मैंने क्या कहा कि इन तीनों का कौन सा है? सूर्य गुरु शुक्र। सूर्य कहां पे है? 1 2 3 3 राशि छोड़ के सूर्य शुक्र गुरु। सूर्य 120 डिग्रीज, ये कैलकुलेशन देख लीजिएगा। हमें आपको देखना है, यहाँ पे आप ले लो कुछ कलर, इसमें जाओ। सूर्य गुरु शुक्र का लॉन्गिट्यूड मैंने कहा कि ऐड करना है। (120 + 13 डिग्री 10, और शुक्र कहाँ पे है? यहाँ पे वेनस 1 2 3 4 मतलब 120, तो यहाँ पे 90 हो गया ना यार। 1 2 3 4 ये आप करोगे, इन तीनों को ऐड करना है, 360 पे डिवाइड करना है, जो आता है वो ऐड होना चाहिए।
या इवन होना चाहिए, इसी हिसाब से है। तो ये इसमें, हाँ, ये डी से तीसरे भाव का भी हम देख लेते हैं। तो ये तीसरे में है गुरु है, हमने ऊपर बता दिया सूर्य कुज गुरु, ये तीनों D7 में अगर हो जाता है तीसरे घर में, D7 का तीसरे घर में, ईमानदारी से अमीर बन जाता है। तो यहाँ पे है तीसरे घर में, D3 में तीसरे घर में 1 2 3 गुरु भी है, केतु है, गुरु है, सूर्य कुछ गुरु है ना हमारा, तो गुरु है तीसरे में, तो ईमानदारी से अमीर बन जाती है। लग्न है इसका इवन राशि है, लग्न इवन राशि है, तो इवन राशि है तो इनका माँ बाप, टर्न ऑफ माइक्रोफोन, मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है सर, आ रहा आ है। रहे हैं ना, अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे कुछ आ गया था। चलो, ये लग्न अगर इवन राशि हो जाता है तो वो लड़की उन माँ बाप को बहुत अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, लड़का बहुत तगड़ा बंदा है कि बहुत स्ट्रांग है और रिलीजियस भी है बच्चे, और बाहर जाने का कि तो मतलब आउट ऑफ कंट्रीज जाके यहाँ पे सेटल हो जाता है। इस केस में ऐसा हो जाता है, तो मतलब लड़की देख लेगी उनको, पाल पोस्ट जो भी है, तो बेटी खुशी कारक हो जाएगी। तो ये इसी हिसाब से हम D7 को करते हैं। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेम यहाँ पे भी है, भाव है, फर्स्ट भाव, इसका अधिपति शुक्र है, और ये शुक्र का क्या आपको कहाँ पे 7वें भाव में है, यहाँ पे वीनस है। तो मतलब यहाँ पे भी देखो, अधिपति को अगर देखा जाए, ऊपर हमने बात कर दिया, यहाँ का अधिपति लग्नाधिपति जुपिटर है, वो 7th में है, एक ही दृष्टि है यहाँ पे है ना। लग्नाधिपति कभी भी, लग्नाधिपति तो आपको शुभ देता है, वो अगर आके यहाँ पे है और ये मरकुरी के साथ है, ये भी शुभ ग्रह है यहाँ पे, तो दोनों शुभ ग्रह कहाँ पे है, फैमिली प्लेस में है। ये तो बच्चों की बात कर रहे हैं, मगर फैमिली प्लेस में है, इसका मतलब ये लेडी का है, तो इसका है ना क्षेत्र लिखा है यहाँ पे, क्षेत्र स्फुटा, क्षेत्र स्फुटा बोलते हैं, वो बीज स्फुटा बोलते हैं, लेडी है इसलिए। तो का मतलब इस लेडी वीनस सुंदर कारक हो जाता है, और ये फैमिली का इसमें बहुत पॉजिटिव है, इसमें का मतलब यहाँ पे आ जाता है कि सेक्सुअल प्रेशर्स पे बहुत अच्छा इनको मिल जाता है, और जिसके वजह से आप स्वयं अर्जित हो जाता है, का मतलब सेल्फ जॉब करती है, कुछ भी है कि स्वयं खुद ही अर्न करती है, शी अर्न्स बाय हर ओन, ऐसा आ जाता है। लेडी का क्षेत्र आ गया, तो आप लेडी का वो देख लेते, तो बहुत सुंदर भी रहती है यहाँ पे, और कुछ जो भी प्रॉब्लम्स है वो देख लेते हैं। तो इसमें लग्न है, इसका लग्न आ गया 20 में है, 20 में है, तो यहाँ पे लास्ट से एक सेकंड में 5वीं में आ गया होगा, ये इक्षु आ गया, आप कैलकुलेट करोगे ना 20 का, तो आ जाता है इक्षु में आ जाता है। इक्षु मतलब शुगर केन, स्वीट, मधुर स्वभाव का किड्स हो जाएंगे इनका। और सूर्य चंद्र से सेकंड में है, और शुक्र बुध, ठीक है, सूर्य चंद्र से सेकंड में है, शुक्र और बुध ये दोनों जो है सूर्य और चंद्र से सेकंड में है, और शुक्र 7 में है, और वो शुभ भी है, वो लग्नाधिपति भी है। तो इसके वजह से आपका सुंदर लड़की, सेक्सुअल प्रेशर्स हो जाता है, स्वयं अर्जित हो जाते हैं, और वेल्थ भी मिल जाता है। और देखते हैं तो यहाँ पे सूर्य जो है बगल में है, तो आगे जाते D7 के 5 अधिपति है, बुध है, 1 2 3 4 5, मैंने यहाँ पे हर चीज़ है ना क्लियरली लिख लिया, तो आपको बाद में अभी दग से कंसंट्रेशन नहीं है तो बाद में आप देख सकते हो। D7 का ये 5 लिखा है, इसका मतलब 5th का अधिपति, अधिपा लिखा मैंने, 5th का अधिपति है, ये बुध है। ये देख के बताते हैं ना हम, यहाँ पे इसका ना शनि है, इसमें भी शनि है, यहाँ पे बुध है। ये बच्चों के बारे में अगर बातें करते हैं तो ये दोनों है ना नपुंसक है। D7 में भी 5 का अधिपति नपुंसक है, D1 में भी नपुंसक है, मगर D1 में यहाँ पे कोई नहीं है, अगर है तो उसके हिसाब से हम बात कर देते हैं, मगर ये यहाँ पे करने में आपको प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल ले लिया, तो आपको वो प्रॉब्लम ना हो जाए। इसमें क्या है, ये जुपिटर और सन के बीच में है, जुपिटर और चंद्र के बीच में। कारक कौन है, पुत्र कारक जुपिटर है, वो
और यहाँ पे मून स्त्री राशि है जो शुभ है। इन दोनों के बीच पुरुष स्त्री का मुझे ये पड़ा है, ये D5 तो लग्न में। तो मगर ये जुपिटर कहाँ पे बैठा है? नीच में बैठा है। तो वहाँ पे भी क्या बोलते हैं, डिस्टर्बेंसेस आ जाता है। इसका मतलब है जुपिटर कारक है और इसके साथ में है बगल वाला हाउस, नाइबर हाउसेस पे हमेशा आपको इफेक्ट होता है। तो ये राशि दृष्टि का बारे में जब बात किया ना, उस क्लास को आप पढ़ लीजिएगा। इसका इफेक्ट के वजह से यहाँ पे कोई ही नहीं है जिसके वजह से वो बंदा इसका फर्स्ट बॉय होगा, मगर पुरुष होगा, मगर यहाँ पे स्त्री है और ये नीच में है। तो ये इनका है ना, थोड़ा सा बॉय को देखते ही आपको लगता है कि लड़की जैसा दिख रही है, ऐसा। और मधुर स्वभावी है, यहाँ पे आ गया तो मधुर स्वीट बात करने का मतलब लड़का है, वो बात करेगा वो ऐसा लड़की जैसा वॉइस से बात कर देगा। ये यहाँ से क्लियर हो जाता है हमारा, ठीक है जी। और यहाँ पे कर देगी, हाँ। मगर शनि 6th में है यहाँ पे, इसके साथ साथ हमारा क्या देखना है कि इनका जो भी डिस्टर्बेंस देखना है, बच्चों का देखना है, दो है। एक तो कुज देखना है, एक तो शनि देखना है। यहाँ पे आके शनि यहाँ पे पड़ा है, वो भी चंद्र जहाँ से है इसके बगल हाउस में ही पड़ा है। बगल वाले का इफेक्ट भी हमें कंसिडर करना पड़ता है, नाइबर का इफेक्ट। तो ये सैटर्न उसको डिस्टर्बेंस देता है, मगर सैटर्न लग्न का शुभ है। मैंने ग्रीन जो किया ना, ये शुभ है, सैटर्न इसका शुभ है। तो ये अबार्शन मोस्टली नहीं होगा, मगर होने का संभावना भी है, क्योंकि शुभ है तो नहीं होगा ऐसा, तो होने का संभावना है, वो हम बोल सकते हैं। क्योंकि ये नीच में भी है, गुरु भी नीच में भी है, तो जो बच्चा पैदा होने वाला है, तो इसी हिसाब से हम, हाँ यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि सूर्य है ना, ये कुछ का भी है यहाँ पे इफेक्ट। तो मैंने यहाँ पे लगाया, तो कुछ का कहाँ से देखता है ये कुछ, मार्च 1 2 3 4 4th है ना, तो इसमें ना 4th मतलब अर्गला आ जाता है। 2 4 6 11 अर्गला है ना, तो कुछ का अर्गला यहाँ पे आ जाता है। तो ये अर्गला भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ये कुछ शनि कहाँ पे है, वहाँ से कोई भी चांसेस है क्या, पॉसिबिलिटीज है क्या, इसको डिस्टर्ब करना, वो आपको स्टडी करना है। बेसिक थिंग ये है। तो कारक कहाँ पे है, गुरु कहाँ पे है, और वो किस पोजीशन में है, और लग्न का अधिपति कहाँ पे है, और इस भाव को डिस्टर्ब करने के लिए कुज और शनि, इन दोनों का प्रभाव कैसा है, वो कैसे है इनका साथ, तो वो ये चेक करके आप क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा था कि ये है ना, इसमें है ना सन के बगल में है, इसका सन अभी कभी भी है ना, सन एक याद रख लीजिएगा, सन अभी आपको कभी भी लग्न को दुष्ट कारक हो जाता है, दुष्ट ग्रह हो जाता है, वो आंक में है ना इफेक्ट दे देता है। तो ये यहाँ पे है ना वेनस के वजह से ये बहुत सुंदर, मगर सन के इफेक्ट से अगल बगल में रहने के कारण से ये ऑलमोस्ट 26 में लास्ट में आ गया। ये वेनस कहाँ पे है, 9th में है, तो ये कंबस्टन का मोड पे है ये ऑलमोस्ट, तो इतना दूर में है। तो इसके वजह से है ना, तो इसके साथ पॉजिटिव भी है, मेर्क्यूरी भी है, शुभ कारक है। इसके वजह से भेंगा, भेंगा समझते हो ना, मैं भी ये किसी से पूछ के भेंगा लिखा है यार। तो ये आई के अंदर सीधा, हमें लगता है सीधा देखते हैं, टेढ़ा आई, टेढ़ा वाला, टेढ़ा देखते रहते हैं ना, ऐसा लगता है। तो का मतलब ब्लैक पीपल है ना, साइड होता है, उनको बोलते हैं। तो इसमें से आप एक इमेजिन कर सकता हो, ये इस लड़की का ये वर्क करती है और सुंदर है, बहुत अच्छा फिजिक है, इससे पता चल जाएगा सुंदर है, वर्क करते हैं। तो पैंट शर्ट में पहन के एक सुंदर लड़की जा रही है, और वो बेंगा है। बेंगा मतलब वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बेंगा है तो वो क्या करेगी, एक चश्मा लगा देगी, काला चश्मा। तो काला चश्मा लगा के एक ब्यूटीफुल गर्ल, वो बोल सकते हो कि क्योंकि स्वयं अर्जित कर रहे हैं कि काम कर रही है। तो इसका पूरा क्लियर हो जाता है। तो नेक्स्ट, तो ये दो ही किया मैंने, ये दो हो गया। अब तीसरा ये आ जाता है, तो इसका है ना आप कोशिश कर दीजिएगा 7th का।
तो एक आपके लिए रखा मैंने, तो एक बार सेम इसी हिसाब से ये लग्न चार्ट वगैरह डाल दीजिएगा। मैं सिर्फ ये चालू कर देता हूँ आपको और बंद करते हैं आज यहाँ पे। ये चार्ट पढ़ने से कैसे कर देते हो आप, लग्न है आप है ना, आगे पीछे मैं अभी दिखा देता हूँ, इसको माइनस माइनस करना के प्रेडिक्शन आप कर दो। लग्न है फर्स्ट में है, लग्न फर्स्ट में है, ये तो 6 है, 6 मतलब आप बोलते रहो, इसका कौन आएगा, बुध आएगा। ये कहाँ आ रहा है, तो मैं ये बोल देता हूँ, रुको। तो ये है बुध हो जाएगा। मैं गलत लिख रहा हूँ तो बता देना। फर्स्ट का है कन्या राशि का अधिपति बुध है। बुध कहाँ पे है, इधर 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 इधर, मरक्यूरी यहाँ पे है। ये कौन सा है, 8वें भाव में है। ये ऐसे लिखना है आपको, 8वें भाव में है। 8वें भाव में कौन सा है, मेष है। मेष का वो कौन है, अधिपति कुज है। कुज कहाँ पे है, इसका जरूरत नहीं है। कारक भाव कौन सा है, 5 है। कारक भाव में कौन बैठा है, 10 है। 10 का अधिपति कौन है, शनि है। कार्येश कौन है, जुपिटर है। जुपिटर कहाँ बैठा है, जुपिटर 9 में बैठा है। इसका अधिपति कौन है, ये ऋषभ राशि है, शुक्र है। कार्येश 9 में बैठा है, उसका अधिपति शुक्र है। कारक वो है ठीक है जी। इसी हिसाब से आप ये कार्येश है, कारक ये है। इसी हिसाब से आप लिख लीजिए। लिख के आप उसका इफेक्ट कैसा है वो आप देख लीजिएगा, किस किस का वो है। आप पहले ये देख लेना बीज वगैरह, तो वो भूल जाते हो तो मैं एक बार लिख लूँ, तो एक बार एक कैलकुलेशन बता दूँ, ये आप कर दोगे। चलो कर लो आप। तीनों का लॉन्गिट्यूड देखना है, लॉन्गिट्यूड देख के लॉन्गिट्यूड को ऐड करना है। ऐड करके जो आता है उसको 360 से डिवाइड करना है। जो राशि आता है उसी हिसाब से वहाँ पे बिठाना है। जो ऑलरेडी बैठ गए यहाँ पे बीज क्षेत्र लिखा है, उससे अगर मैच नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में मुझे बता दीजिएगा। ठीक है जी, मैं ये बंद कर दे रहा हूँ। आज मैं बंद करना चाहता हूँ। ठीक है जी, अभी हम ये तो 7 है, D7, इसीलिए मैं रोका था। अभी टाइम है मगर वो टाइम कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि D9 है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं D9 के बारे में। D9 तो नवांशा, तो आपको तो सारे वेरी कितना इम्पोर्टेंट है आपको पता ही है। D9 वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत लंबा चैप्टर है कि तो पूरा दिन उसी का लगेगा, 1.5 घंटा तो उसी पे लग जाएगा। तो आप इस पे थोड़ा सा वर्कआउट करो क्योंकि ये भी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों का और सेल्फ का। ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर दीजिएगा इस पे, इसमें एक्सपर्ट बन जाओगे। D9 में चले जाओ। गुरु जी हमको ना ये वाला पार्ट ना उतना समझ में नहीं आ रहा है शुरू से, ये वाला डी वाला चैप्टर। डी वाला चैप्टर, डी वाला अगर नहीं आया तो भी आपको ये पता चलेगा ना कि कैसे एनालाइज करते हैं हम। डी वाला डी स्टार्ट सिर्फ एनालाइज नहीं कर रहे हैं ना, उसके साथ साथ हम वो D1 भी एनालाइज कर रहे हैं। तो
है ना, आपको है ना D7 ये वो नहीं है, वो बेसिक जो लिखा मैंने वो पकड़ लो आप। हाँ, और वो तो दूसरा बना ले हाँ, रहे हैं, चार्ट और बन जा जो रहा है हमसे। हाँ, वो नेक्स्ट क्या है कि मैं जिस तरीका से वहाँ पे पकड़ रहा हूँ, का मतलब अधिपति कैसे ढूँढ रहा हूँ, उसका दृष्टि के हिसाब से कैसे किस वे में मैं पकड़ रहा हूँ, तो वो देख के जस्ट इतना ही आपको देखना है। उसी हिसाब से आप एनालाइज़ करो अपना मर्ज़ी से। D7 में जो वो पोज़ीशंस है, तो आप 2-3 बार ये कर दोगे ना, मैंने क्लियरली लिखा है इसीलिए कि इवन दृष्टि है तो भी मैंने वहाँ पे लिख लिया 4, ये दृष्टि का ऐसा आइकन लगाया, 4 लिख के और वो ग्रहण लिख लिया। कब गुरु लिख लिया तो गुरु का चौथा दृष्टि है वहाँ पे, गुरु का 5वीं दृष्टि है, 9 दृष्टि है, कुज का 4 आउट 8 ऐसे मैंने लिखा वहाँ पे क्लियरली। ठीक है जी। D9 जी आप हाँ, तो कुछ है तो बता दो प्रॉब्लम। प्रकाश जी, जी सर, तो D7 प्रैक्टिस कर दीजिएगा। ठीक है सर। हाँ, D9 तो प्रैक्टिस करने से आएगा। हाँ, थोड़ा हाँ, हाँ। प्रैक्टिस जरूरत है। 10 बार वही दोहराना पड़ेगा, वहाँ पे लिख लिया तो आप हाँ, ढूँढते रह लीजिएगा, क्योंकि D9 अभी चालू कर देंगे तो फ़ायदा नहीं है कि तो D9 चालू ही होगा। D9 इतना बड़ा चैप्टर है, तो कल पूरा दिन उस पे लगेगा थोड़ा-सा। ये अगर क्लियरली आपको वो बगल में जो चार्ट लगा रहा था ना मैंने, वो आ जाता है, तो वो आपको D9 भी इज़िली समझ में आ जाएगा। थोड़ा-सा प्रैक्टिस कर दीजिए कि ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है। हाँ। ठीक है जी? जी सर। और सर कुछ आपने है? हाँ, 2 क्वेश्चन रखे थे आपने। हाँ, बताइए। एक तो वो था कि जो भूत प्रेत होते हैं उनके बारे में था कि ज्योतिष बताता है कि नहीं बताता है। हुँ। तो सर इनकी तो बॉडी नहीं होती है तो ज्योतिष कैसे बताएगा? ज्योतिष और नहीं गुरु, हाँ, बताइए। आप मोदी वाला नहीं बताए, मोदी के टाइम पे ही सबका का जन्म हुआ हो, तो फिर अगर कोई वो वाला पार्ट नहीं बताया। तो उसमें आपको तो कुछ सर मैंने जो सोचा था उसके अंदर, हुँ, एक तो ये है कि प्रारब्ध के जो हमारे संचित कर्म है उनका इफेक्ट आएगा। हुँ। दूसरा, चंद्रमा काफी तेज चलता है, चंद्रमा का भी इफेक्ट आएगा। दोनों को चल रहा है ना, सेम टाइम है तो उसका भी चल रहा है, इसका भी चल रहा है। मुझे जो समझ में बस लोकेशन का चेंज होगा, जो हम लोग डालते हैं ना लैंग्वेट्यूड और लैटिट्यूड, अरे उसका यार, चेंज हो सकता है। तो वो उसी टाइम पे चंद्रप्रकाश जी पूछे थे, बगल वाला कमरे में भी हो सकता है पैदा। उसी टाइम पे तब ये सर बोले। इसमें हम रिसर्च कर लिए, कुछ नहीं समझ में आया मुझे ये वाला चीज। तो आपका ये आज D4 वो दोनों क्वेश्चन हुए थे। D4 में आप लोगों का जो बताया कि बच्चा पैदा होने का फर्स्ट बर्थ, वो उसी हिसाब से हुआ नहीं हुआ, ये बताओ पहले। D4 बच्चे तो 5 है, D5 का अधिपति कौन है आपका? डी डी नहीं नहीं, फाइव वो 5 फिफ्थ भाव का अधिपति कौन है? फिफ्थ भाई में 10 है, यानी कि शुक्र, शनि है सर। शनि, शनि। शनि है। आपका रुको 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 रुको, एक सेकंड जी। आपका आता है शनि है। जी डी, हाँ मैं 10 नंबर है। तो अच्छा, 10 नंबर शनि, कैप्रिकॉन मकर राशि हो गया, तो मकर राशि का अधिपति शनि हो गया। हाँ, मकराधिपति शनि हो गया। और शनि जाके मेरा बैठा है कौन से घर में, 4th हाउस में बैठा हुआ है, बगल में बैठा हुआ है। ठीक है, तो एक बार ये आप D7 को आपका कुंडली में अप्लाई करो, उसी हिसाब और से स, हुआ नहीं और हुआ ये क्लियर और होना शनि चाहिए। मेरे लिए शुभ ग्रह में है। हाँ, शुभ है तो उसके ऊपर कुज और उसका कुज का है क्या इफेक्ट है क्या देखो, और गुरु का इफेक्ट कहाँ पे है देखो। अच्छा, गुरु तो मेरा पाप ग्रह में है। पाप ग्रह में है। चलो हाँ। आपका कुंडली जब देखेंगे तो पता चल जाएगा। आप D7 एनालाइज कर दीजिए। अभी कमिंग टू ये जो आप पूछ रहे थे ना, क्वेश्चन नंबर 2 का कि भूत प्रेत का बताता है क्या करके, वो
बताती है। तो आपका लग्न, केतु, राहु का इफेक्ट और सूर्य, इन तीनों का इफेक्ट देख के हम बता सकते हैं, और यह भी क्लियरली बता सकते हैं कि अंतर्दशा में, इसका अंतर्दशा में इस टाइम पे ये पागल बन जाएगा, मतलब इसके ऊपर कुछ इफेक्ट हो जाता है, वो भी आपको क्लैरिटी आ जाएगा। जैसे है ना, तो ये डिचार्ज होने दो, तो उसके बाद वो चला जाता है, पता चलता है। तो किसी से पूछ लीजिए कि आपको पता होता है क्या किसी का लग गए, तो किसी ज्योतिष से पूछ लीजिएगा एक बार, आपको भी पता चल जाएगा। मगर पता चलता है, इतना डीपली सोचने वाला वो चाहिए कि तो हम एनालिसिस है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है हर चीज़ के लिए। जो यहाँ पे है उसी हिसाब से चलता नहीं है, पढ़ के ही हम किसी को बोलते हैं ना, उससे नहीं है। उस टाइम पे मैंने एक तो आपके एनालिसिस स्किल्स ज़्यादा होना चाहिए, कि मतलब हर चीज़ के लिए एनालाइज करना है। उसके साथ साथ आपका उस टाइम पे कॉस्मिक एनर्जी आपके साथ रहना है, ये तो ज़रूरी है। फर्स्ट से मैं आपको बताता रहा हूँ कि कॉस्मिक एनर्जी जितना रखोगे आपके साथ, ये पता नहीं चलेगा कि मतलब आपका है ना इतना सपोर्ट कर देती है ना। उस टाइम पे मैंने सोचा था, आजकल तो ये देख लेते हैं का मतलब हम सोचते हैं इंट्यूशन पावर, इसको भी बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। इंट्यूशन पावर होता है शुक्र के वजह से भी आ जाता है। शुक्र पॉजिटिव में है कि आपका शुभ में है, तो इंट्यूशन पावर भी हो जाता है। और भी गुरु का भी है, नॉलेज है ना, गुरु पॉजिटिव है, शुक्र पॉजिटिव, इंट्यूशन से आ जाता है। आपको डेवलप करने में भी, किसका भी नहीं है वो भी डेवलप करने में भी आ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि मैंने सोचा, एक सोच लिया कि ऐसा होगा करके, उस टाइम पे बोलने के लिए डर है, तो किसी को बोल दिया कि हाँ ये ऐसा होगा, तो नहीं, उस टाइम में नहीं बोलते हैं कि तो 2 दिन के बाद ऐसा हो गया। नहीं, मैंने सोचा था। ये एक आदत है, बहुत बहुत गंदी आदत है, और ये ऑलरेडी बोल दिया, फ्लूक में भी एक बोल दिया आपको, 2 दिन के बाद वो हो गया, तो मैंने बोला था ना आपके पीछे आके कि तो ये एक आदत है। का मतलब वो फील हो जाते हैं कि आई एम हैविंग सम इंट्यूशनल पावर, ऐसा करके, वो अलग है। जैसे यहाँ पे भी है कि ये फ़ोन पे जो ज्योतिष वगैरह दिखाते हैं, ये लोग भी एस्ट्रो से वो है, ये है, सिर्फ वही तो आ गया, मोदी का कॉन्सेप्ट वहीं से आ गया हमारा टॉपिक में। वो टैरो कार्ड्स का स्पेशली है, टैरो कार्ड्स कोई भी निकाल के, हमें तो पता है ये कि तो उसमें क्या है, कैसे पढ़ना है, तो टैरो कार्ड कोई भी निकाल के पढ़ लेता है, नहीं होता है ना। कॉस्मिक पावर तो अटैचमेंट ही नहीं है, तो क्या करोगे आप? तो वो अटैचमेंट कैसे हो जाता है, उसको प्रैक्टिस करके है ना, उसको खुद एक बार टेस्ट करना चाहिए। उस बंदा को बोलना है, किसी एस्ट्रो, अगर आप जो आपका बंदे हो किसी के पास टैरो कार्ड्स रीडर के लिए पास जाता है, पहले उसको टेस्ट करना है। तो पहले ज़माने में ऐसा होता है ना, आजकल तो ट्यूशन में तो लाखों रुपए देके वो चले जा रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। अगर कोई मास्टर किसी को ट्यूशन देना पड़ता है, वो घर जाना पड़ता था, वहाँ पे उसका पिता जो पूछते थे पहले, तो तुम्हें क्या आता है, मेरे बेटा को पढ़ा सकते हो, नहीं पढ़ा सकते हो, वो क्वेश्चंस पूछते थे। वो अगर सही है तो साइकिल पे आते थे, उस टाइम पे तो टीचर्स का वो सिचुएशन था कि साइकिल पे आते थे, सर क्या करना है, कि तो पापा पूछते थे कि ये ऐसा ऐसा है, कि आपको आता है, नहीं आता, टेस्ट कर देंगे, वो सेटिस्फाइड है, तब मेरे बेटा को पढ़ाओ। ऐसे टैरो कार्ड वाले के पास जाओगे ना, सिर्फ पैसे के बारे में वहाँ पे करते, उनको क्या टेस्ट करना है, आपको बोलना है आपके साथ इसका रिलेशन कैसा है, हमें पता होने के लिए आपको क्या करना है, आप जो मर्जी कार्ड सोचो, मुझे बताओ कि एक कार्ड है करके, आप बंद करके शेक करके वो कार्ड निकालो, 3 बार कर दो। आप जो सोचा वो कार्ड अगर वो निकाल सकती है, आपको सोचना नहीं है, खुद ही सोचने के लिए बोलो। तुम सोचो कि क्या कार्ड निकाल रहे हो, का मतलब तुम्हारे साथ अगर उसका रिलेशन है ना, कॉस्मिक पावर है, अटैचमेंट है, तो तुम जो निकाल सकते हो वो निकाल सकते हो। वहां पे आपको वो गाइड कर रही है कॉस्मिक एनर्जी, मैं मान सकता हूँ। एक वेबिनार में मैं गया था, वहाँ पे जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, एस्ट्रोसीज में जो टैरो कार्ड रीडिंग बोलती है लोगों को, वो आई थी। वो उनसे पूछ रही थी, मैडम मैं जब कार्ड निकालती हूँ तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि इसको क्या बोलना है, और मुझे मेरा प्रेडिक्शंस भी गलत हो रहा है। वहाँ पे आके पूछ रही थी क्या करना है, मुझे सिखाओ। वो लोग पैसे 1 मिनट के लिए 60 रुपए ले लो, 30 रुपए ले लो, ऐसा ले जा रहा है। तो कोई भी फ्रेंड्स है, तो अगर कोई जाता है टैरो कार्ड रीडिंग का, पहले ये टेस्ट करवा दो, बाद में अगर ऐसे सच में आ गया तो 60 रुपए मांगता है ना, 120 रुपीज दे दो, कोई बात नहीं है। ये सारे देख लीजिए कि छोड़ो कि तो वो हमारा नहीं है,
तो फील्ड नहीं है। हम D9 पे चले जाते हैं। आपने D2 पहले आपका मकसद देख लेना। D2 से मकसद हो जाता है, ऑलरेडी देख लिया होगा आप लोगों ने क्या क्या मकसद है, उसी रास्ते से काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो? नहीं गुरुजी, हमको डी वाला मकसद तो समझ में थोड़ा बहुत ही आया, और कंफ्यूजन में हम चले गए और कंफ्यूज में चलते हो तो कद मत करना। एनीवे D2 D4, हाँ जी गिरिजा जी। सर मैं ये बोल रही थी कि शनि अगर शुभ है तो वो उसकी दशा में उसका रिजल्ट तो जरूर देगा। शनि डिले तो नहीं करता है, डिले करता है। हाँ जी, हाँ ये जी, हो सकता है ना? हाँ जी, हाँ जी। वो है ना, उसका है ना 30 इयर्स में रिजल्ट देता है, ऐसा बोला जाता है। हाँ, एक लॉन्ग डिले होता है पर उसका ना, शुभ है तो वो उसका रिजल्ट देगा उसके दशा शनि में। शनि जिसका लग्न में है, शनि लग्न है, बहुत डेंजर हो जाता है ऐसा करके सोचते हैं। शनि के हिसाब से इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन। अगर बंदा डिसिप्लिन रहता है और ईमानदारी से रहता है, शनि जैसे देगा आपको ऐसे कोई नहीं देगा। हर ग्रह ऐसे है यार। तो आप एक सर काम कर हाँ मेरा जी। मेरा शनि लग्न में ही है। अच्छा अच्छा, वो अगर आप डिसिप्लिन ईमानदारी रहते हैं ना तो आपको लेट आता है, रिजल्ट लेट आता है मगर आ जाता है। रिजल्ट आता है और अच्छा भी आता है। हाँ, बहुत वो है ना, मगर इंसान सही होना चाहिए। इंसान अगर सही हाँ नहीं है, वो इतना रुलाएगा ना, आंसू बहाएगा। ये ध्यान रख हाँ लेना। हाँ शनि तो इतना पावरफुल है, कितना भी कि मैं अमीर हूँ, कितना बड़ा हूँ, तो हूँ, ऐसा सोचता है ना तो कुछ नहीं होगा। अगर शनि ऐसा है तो खत्म कर देगा, रुलाएगा। चलो डी का आप कोशिश कर दीजिएगा, D9 का नेक्स्ट क्लास में हम बात कर लेते हैं। ठीक है जी? ठीक गुरुजी, ओके, धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू। उसमें